एक गांव में गगन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा और बेटे बंटी के साथ रहा करता था। खेत के नाम पर उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पेट पाल रहा था। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं कुछ सब्जी ला सकूं, वरना शाम में खाना नहीं बन पाएगा। अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, फसल तैयार हो ही गई है। कल फसल बेच दूंगा तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो आज क्या हम लोग उपवास रखेंगे? अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान को शायद यही मंजूर है। आपको भगवान पर इतना भरोसा है? मुझे तो कभी कभी शक होता है कि भगवान हमें भूल चुका है। हे राम, कैसी बातें कर रही हो राधा। इस गांव में सबके पास ट्रैक्टर या बैलगाड़ी है। मैं इकलौता किसान हूँ जो खुद अपने हाथों से हल चलाकर खेत जोतता हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है इतनी मेहनत करने वाले इंसान को भगवान ऐसे ही छोड़ देंगे? मैं तो यही चाहूंगी कि आपका विश्वास सही निकले। चलो, ज्यादा परेशान ना हो, मैं आता हूँ। ये लो, घर में थोड़ी शक्कर पड़ी है, ये ले जाओ, भूख लगे तो खा लेना। ठीक है। गगन अपने खेत पर जाता है और काम करने लगता है, पर तभी अचानक बहुत तेज तूफान आता है और तूफान के साथ बारिश और ओले भी गिरते हैं, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी मुश्किल से मेरी फसल तैयार हुई थी और एक झटके में पूरी की पूरी खराब हो गई। अब मैं क्या करूंगा? मेरी पत्नी और मेरे बेटे का क्या होगा? अरे क्या हुआ गगन, तुम्हारा खेत भी बर्बाद हो गया? हाँ राजीव, मेरा पूरा तबाह हो गया। तुम्हारा खेत है ही कितना बड़ा जो पूरा कह रहे हो? माचिस का डिब्बा है तुम्हारा खेत तो मेरा है, इस गांव का सबसे बड़ा खेत। हाँ, वो तो है। मेरी आधी फसल बर्बाद हुई है, पर आधी बाकी है। इस आधी को बेचकर मैं तो अपना काम निकाल लूंगा, तू अपनी सोच। तभी वहाँ एक भिखारी आ जाता है। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे चल हट, दूर रहे मुझसे, भिखारी कहीं का। अरे आप तो अमीर मालूम पड़ते हैं, कुछ खाने को दे दो। अमीर हूँ तो क्या सब तुझे दे दूंगा? चल भाग यहाँ से। राजीव ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब गगन आगे बढ़कर आता है और उस भिखारी को शक्कर देते हुए कहता है, ये लो बाबा, ये शक्कर खा लो, मेरे पास बस यही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, पर क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? देखिए ना बाबा, मेरा ये छोटा सा खेत तूफान के आने पर पूरा बर्बाद हो गया। गगन का इतना कहना था कि भिखारी अपने हाथों में पकड़ी हुई शक्कर को खेत में फेंकता है और वहाँ पर एक शक्कर का ट्रैक्टर बनकर तैयार हो जाता है। गगन ये जादू देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे बाबा, ये क्या हुआ? ये कैसा जादू है? ये मेरी दी हुई शक्कर ट्रैक्टर कैसे बन गई? ये जादुई शक्कर का ट्रैक्टर है, तुम इसकी मदद से अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हो। पर बाबा, ये हुआ कैसे? आप कौन हो? मैं भगवान का दूत हूँ। भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम उनके सच्चे और परम भक्त हो। पर मैं तो ऐसी कोई भक्ति या साधना नहीं करता। कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी और ईमानदार होना ही सबसे बड़ा भक्ति और साधना है। ये सुनकर गगन उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और वो भगवान का दूत गायब हो जाता है। उसके बाद गगन उस जादुई शक्कर के ट्रैक्टर पर जाकर बैठता है। ये शक्कर का जादुई ट्रैक्टर मुझे मिल तो गया, पर इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूं? मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरा खेत ठीक हो जाए। गगन का इतना कहना भर था कि वो ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ और पूरे खेत में उसने एक राउंड लगाया, जिससे गगन का खेत वापस पहले जैसे हो गया।
ये देखकर गगन खुशी से कूदने लगा और ट्रैक्टर लेकर अपने घर पहुंचा। राधा, बंटी, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? मैंने सुना हम लोगों का खेत बर्बाद हो गया। अरे पिताजी, आप ये अजीब सा ट्रैक्टर कहाँ से ले आए? ये जादुई शक्कर का ट्रैक्टर है। हमारा खेत बर्बाद हुआ था, लेकिन फिर भगवान की कृपा से दोबारा ठीक हो गया और अब हमारे पास ये जादुई शक्कर का ट्रैक्टर भी है, जिससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हे भगवान, तेरा धन्यवाद। यानी कि आपका भगवान पर विश्वास सही निकला। बिल्कुल। तभी वहाँ बहुत सारे किसान इकट्ठा हो जाते हैं और गगन से गुहार लगाते हैं। अरे गगन, हमने देखा तुमने अपना खेत तो चुटकियों में ठीक कर दिया है। हमारा भी खेत पहले जैसा कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। गगन उस जादुई शक्कर के ट्रैक्टर से उन सब के खेतों को सही करने को कहता है, तो वो ट्रैक्टर चलना शुरू कर देता है। लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। वो बारी बारी हर एक के खेत में जाता है और वो जिस खेत में से भी गुजरता है वो खेत हरी भरी फसल से भर जाता है। गगन, तुम्हारा ये जादुई शक्कर का ट्रैक्टर तो कमाल का है। इसने तो चुटकियों में हमारे खेत को पहले जैसा कर दिया। इससे हमारी बहुत मेहनत और पैसा बच गया। बस भगवान की कृपा है। सबके खेत सही करके गगन वापस अपने खेत पर आता है और अपनी फसल काट कर बेचने निकल जाता है। फसल के बिकने से उसके घर में तंगी खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगता है। साथ ही वो उस ट्रैक्टर से और लोगों की भी मदद करता रहता है। पर उसकी खुशी भला राजीव को कहाँ बर्दाश्त हो सकती है। कल तक इस गांव का सबसे मशहूर आदमी मैं था, क्योंकि मैं सबसे अमीर हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा खेत है। पर आज ये 2 कौड़ी का गगन इतना मशहूर हो रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। राजीव उसी रात गगन के पास जाता है और उससे ट्रैक्टर मांगने लगता है। गगन, क्या तुम मुझे अपना जादुई ट्रैक्टर दे सकते हो? मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। गगन की इजाजत से राजीव उस जादुई शक्कर के ट्रैक्टर को लेकर वहाँ से चल देता है, पर असल में उसे कोई भी काम नहीं था। वो तो उस ट्रैक्टर को उस गांव से बाहर ले जाना चाहता था, ताकि वो गगन को फिर कभी ना मिले। मैं इस जादुई ट्रैक्टर को ऐसी जगह ले जाकर फेंकूंगा कि फिर कभी गगन को मिलेगा ही नहीं। राजीव के इतना कहते ही वो जादुई शक्कर का ट्रैक्टर बंद हो जाता है। बहुत चालू करने पर भी वो चालू नहीं होता, तो राजीव गुस्से में आकर ट्रैक्टर को लात मारने लगता है, जिससे ट्रैक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो राजीव को अपने ऊपर बिठा के बहुत तेज घुमाने लगता है। अरे 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 ट्रैक्टर, ये क्या कर रहा है तू? मुझे नीचे उतार, मुझे नीचे उतार। तभी ट्रैक्टर राजीव को उठाकर पीछे की तरफ फेंकता है। फिर ट्रैक्टर में से एक रस्सी निकलती है जो राजीव को बांध लेती है। उसके बाद ट्रैक्टर चलना शुरू करता है और सीधे गगन के घर जाकर रुकता है। अरे ये क्या राजीव, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मुझे बचा लो गगन, मैं तुम्हारे जादुई ट्रैक्टर को तुमसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर इसने मेरी बैंड बजा दी। मुझे माफ कर दो। जादुई शक्कर के ट्रैक्टर, राजीव को छोड़ दो। वो जादुई शक्कर का ट्रैक्टर राजीव को छोड़ देता है। राजीव दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है और फिर कभी मुड़कर नहीं देखता। गगन उस जादुई शक्कर के ट्रैक्टर से लोगों की मदद करते हुए खुश रहता है। अरे मोहन, तुझे कल जो मैंने काम दिया था वो भी नहीं किया तूने, है? नहीं मालिक, मैंने तो कर दिया था। काम खत्म करने के बाद ही घर गया था। मुझे तो राजू ने बताया कि तुझे दिया हुआ काम उसने किया है। तेरा इस महीने का आधा ही पैसा मिलेगा, है? नहीं मालिक, ऐसा नहीं कीजिए। मैंने सच में काम खत्म कर दिया था। राजू को गलतफहमी हुई है। एक शब्द और मुंह से निकाला तो पूरे पैसे काट दूंगा, समझा? काम करना नहीं है, खाली जुम्बा चलती है। एक गांव में मोहन नाम का एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वो जमींदार लाला के यहाँ काम करता था।
पर उसे उसके मेहनत के हिसाब से पैसे लाला नहीं देता था। राजू कपटी और चालाक था। हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें बना के मोहन को फंसा देता था। मोहन दुखी होकर अपनी झोपड़ी में जाता है। बारिश हो रही होती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम रानी होता है। रानी की माँ का देहांत हो चुका होता है। रानी बेटी, मैं घर आ गया। कहाँ है मेरी गुड़िया? रानी आकर मोहन के गले लग जाती है। पिताजी आप आ गए, भूख लगी है। मोहन अब खाना बनाने आता है। उसके चूल्हे पर पानी चू रहा होता है। मुश्किल से मोहन चूल्हे को बगल करता है, फिर पानी के लिए एक बाल्टी लगाता है, खाना बनाता है। मोहन और रानी साथ में खाना खाते हैं। चलो बेटी, अब सो जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। तूफान कल सुबह तक चला जाएगा। बहुत तेज बिजली चमक रही होती है और तूफान भी तेज होने लगता है। मोहन सो नहीं पा रहा होता है। अचानक से उसकी झोपड़ी हिलने लगती है। उसे खतरे का एहसास हो जाता है। वो जल्दी से रानी को गोद में उठाकर बारिश में बाहर आ जाता है। वैसे ही उसकी झोपड़ी उड़ जाती है। हे भगवान, ये कैसा अनहोनी हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? रानी बिटिया को कहाँ सुलाऊं? वो मदद के लिए लोगों का दरवाजा खटखटाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। गांव में एक बहुत पुराना विशाल नीम का पेड़ होता है। आखिरकार मजबूर होकर वो उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर रात बिताता है। सुबह होती है। रानी बेटी, उठ जाओ। उठो रानी। रात में रानी बारिश में भीग जाती है। सुबह उसे बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। वो आंखें नहीं खोल रही होती। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर साहब, रानी ठीक तो हो जाएगी ना? कोई परेशानी तो नहीं है? पानी में भीगने की वजह से उसे बहुत तेज़ बुखार हो गई है। मैं आपको दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। जल्द से जल्द इन्हें लेकर इसे खिला दो। बुखार और बढ़ जाने पर परेशानी हो जाएगी। मोहन दवाइयों की सूची देखता है। मोहन मदद मांगने के लिए लाला के पास जाता है। लाला अपने खाटिए पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। एक तो तू काम भी नहीं करता, ऊपर से मुंह उठाकर पैसे मांगने चला आया है। मेरे पास पैसे नहीं है, जा कहीं और भीख मांग। अरे हाँ, कल से काम पर मत आना है। तुम जैसे लोगों को मैं काम पर नहीं रखता। नहीं मालिक, थोड़ी दया कीजिए। मेरी बेटी का तबीयत सच में बहुत खराब है। रहम कीजिए मालिक। लाला उसकी एक बात नहीं सुनता। उसे काम से निकाल देता है और दुत्कार कर भगा देता है। मोहन निराश होकर वापस नीम के पेड़ के नीचे आ जाता है। वो रानी को पकड़कर रोने लगता है। तभी अचानक से नीम के पेड़ की जड़ के पास 2 रोटी आ जाती है। वो आश्चर्य में उनको देखता है। अरे, ये रोटी कहाँ से आई? अभी तो यहाँ नहीं थी। मानो कोई चमत्कार शक्ति यहाँ रख कर गई हो। इन्हें मैं रानी को खिलाता हूँ। मोहन उन रोटियों को रानी को खिलाता है। कुछ ही देर में रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोहन पेड़ को प्रणाम करता है। हे वृक्ष देवता, मैं आपको सत्य सत्य नमन करता हूँ। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। तभी नीम के पेड़ से आवाज आती है। वो पेड़ जादुई होता है। मोहन, तुम दिल के बहुत साफ और ईमानदार हो। ये चमत्कारी रोटी इसलिए तुम्हारे लिए प्रकट हुई। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम अपनी सच्चाई को कभी मत खोना। आपका बहुत धन्यवाद। मैं सदैव आपकी पूजा करूंगा। इस तरह से रोज मोहन को नीम के पेड़ के नीचे रोटी मिल जाती। वो उसी पेड़ के नीचे छोटी सी छत लगाकर रहने लगे। नीम के पेड़ की जादुई रोटी खाकर मोहन और रानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। एक दिन मोहन पेड़ के नीचे बैठा होता है। एक अम्मा वहां से गुजर रही होती है। वो अचानक बेहोश हो जाती है। अरे बूढ़ी अम्मा को ये क्या हुआ? अम्मा, अम्मा! मोहन जल्दी से नीम के पेड़ के पास से रोटी लेकर अम्मा को खिलाता है। अचानक से वो उठ खड़ी होती है। अम्मा जी,
आप ठीक तो हैं? अचानक से आपको क्या हो गया? आप गिर पड़ी? पता नहीं बेटा, अचानक से चक्कर आया और गिर पड़ी। सहायता करने के लिए धन्यवाद। अब मुझे ठीक लग रहा है। ये सब कुछ देख राजू हैरान हो जाता है। उसे ये चमत्कार दिखाने को कहता है, पर इस बार जब मोहन नीम के पेड़ से विनती करता है तब वहाँ कोई रोटी नहीं आती। मोहन भी हैरान हो जाता है। क्या झूठ बोलते हो भाई? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम गांव में रहने लायक नहीं हो। मैं अभी गांव वालों को तुम्हारी बातें बताता हूँ। राजू पूरे गांव में ये हल्ला कर देता है कि मोहन पागल हो गया है, उसे गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहन बहुत दुखी हो जाता है। गांव वाले उसे सुबह तक वहां से निकल जाने को कहते हैं। रात में मोहन नीम के पेड़ के नीचे बैठे कहता है। रानी उसकी गोद में सो रही होती है। मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं रानी को लेकर? मेरी मदद करो। तभी उस नीम के पेड़ में एक दरवाजा खुलता है। मोहन आश्चर्य से उस दरवाजे से रानी को लेकर निकलता है। उस पार एक बहुत खूबसूरत गांव होता है। वहां भी एक नीम का पेड़ होता है। वहां सब भले होते हैं। मोहन और रानी वहां खुशी से रहने लगते हैं। रोज मोहन उस नीम के पेड़ के नीचे कुछ समय बिताता है। तुमने मेरी बहुत मदद की है, बहुत शुक्रिया। वो नीम का पेड़ से बातें कर ही रहा होता है कि उसे अपने गांव से राजू की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये कैसा महामारी फैल गया है। लोगों की जान जा रही है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? लाला तक इससे नहीं बच पाए तो हम क्या हैं? मोहन ये सब सुनकर चिंतित हो जाता है। वो नीम के पेड़ से कहता है, मेरे गांव वाले बहुत तकलीफ में हैं। तुम मुझे उन्हें रोटी देकर मदद क्यों नहीं करते? तुम्हारे गांव में सभी कपटी स्वभाव के हैं। मैं बस ईमानदार और सच्चे दिल वाले लोगों की मदद करती हूँ। इसलिए उस दिन राजू के सामने भी मैंने चमत्कार नहीं दिखाया था। वो दिल का साफ नहीं है। पर वो मेरा मित्र है। लाला मेरे अन्नदाता हैं। वो लोग परेशानी में हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे उनके लिए रोटियां दे दो। या तो तुम इस सुंदर और अच्छे गांव में रहो, या फिर अपने गांव वालों के लिए रोटियां लेकर अपने उस गांव में वापस चले जाओ जहां तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम्हें एक रास्ता चुनना पड़ेगा। मैं अपने गांव वालों के लिए रोटियां चाहता हूं, जिससे गांव में सब ठीक हो जाए। सोच लो मोहन, तुम ये अच्छी जिंदगी उन लोगों के लिए त्याग रहे हो जिन्होंने तुम्हारा बहिष्कार करके गांव से बाहर कर दिया था। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। ठीक है। नीम का पेड़ मोहन और रानी को वापस पुराने गांव पहुंचा देता है और उन्हें गांव वालों के लिए वो चमत्कारी रोटी दे देता है। मोहन सभी को वो रोटी खिला देता है। सभी लोग गांव में स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद मोहन की सभी इज्जत करने लगते हैं। मोहन उन्हें जादुई नीम के पेड़ के बारे में बताता है। फिर गांव वाले उस नीम के पेड़ की भी पूजा करने लगते हैं। राजू और लाला मोहन से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगते हैं और आगे से सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की कसम खाते हैं।